हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो हम लोगों को आज यानी कि 22 फरवरी 2024 को अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिली। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में किस तरह से हम लोगों के लिए यूज़फुल है, रेलेवेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की, जहाँ पे अभी इसरो ने ये कहा है कि जो उनका गगनयान मिशन है वो बेसिकली ह्यूमन रेटेड है, या मैं ऐसा कहूँ कि जो क्रायोजेनिक इंजन है वो बेसिकली ह्यूमन रेटेड है। ह्यूमन रेटेड होने का मतलब क्या रहता है कि अब ये तैयार है, अब इनमें आप किसी भी एक इंसान को बिठा के जो वो स्पेस में भेज सकते हो। तो क्रायोजेनिक हमने इंडिजीनियसली इसको बिल्ड किया जब बाकी देशों ने हमारी मदद करने से मना कर दिया। तो अगर हम इसरो की बात करें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में हम इसको कंसीडर करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में या थोड़ा सा एक रफ पढ़ सकते हो। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन में स्पेस प्रोग्राम्स के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके पास इनपुट आ जाएगा, और उसके साथ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी आप लोगों से सीधा सवाल पूछा जा सकता है, क्लियर, कि जो बेसिकली लॉन्च व्हीकल है LVM-3, क्लियर। इस तरह के प्रश्न हम लोगों को नॉर्मली क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 100% FDI इन स्पेस सेक्टर। अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ है। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि FDI की स्पेसिफिक सेक्टर में कितनी है अभी, और उसके साथ साथ जो है वो हम लोगों को स्पेस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट जितनी भी स्पेस कंपनीज इंडिया में डेवलप हो रही हैं वो बाहर से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है उनको उठा सके। इसके लिए जो है वो 100% FDI जो है वो इंडिया के अंदर जो स्पेस सेक्टर है उसमें यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दी गई है। प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइवेट US स्पेस क्राफ्ट टू लैंड ऑन मून। शायद जैसे कि आप सब लोगों को आइडिया होगा, ये पिछले 3-4 दिन से हम लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिल रही है। तो बेसिकली USA का एक प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा जो है वो मून के ऊपर लैंडर जो है उसको भेज दिया गया, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो पहली प्राइवेट कंपनी बन जाएगी दुनिया की जो सक्सेसफुली मून के ऊपर जो है अपने आप को लैंड करवाएगी। वैसे नासा के द्वारा इसको फंड किया जा रहा है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो है वो अभी तक वहाँ पे पहुँचने में सफल नहीं हुई हैं। और उसके साथ साथ USA की अगर हम बात करें तो 1972 के बाद एक नया मिशन होगा ये, जो बेसिकली जो है वो मून के ऊपर जो है वो लैंड करेगा। तो ये दो न्यूज़ अगेन फैक्ट्स प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो वो इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। इसके साथ साथ ट्रिब्यून में एक न्यूज़ पब्लिश हुई है, सेंटर इंक्रीजेस शुगर केन FRP बाय ₹25 to 340 पर क्विंटल। तो जैसे कि आप लोगों को आइडिया होगा कि शुगर केन के ऊपर जो वो FRP यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो अनाउंस किया जाता है, पहले वो 315 था, अब वो 340 है। ये बेसिकली 340 पर क्विंटल का मतलब क्या है कि जब भी कोई कंपनी फैक्ट्री जो है वो उनसे शुगर केन को या किसानों से शुगर केन को परचेज करेगी तो मिनिमम उनको जो है वो 340 रुपया देना पड़ेगा। बाकी और डिटेल के बारे में आपको पता होना चाहिए FRP क्या है, क्लियर, कब इसको अनाउंस किया गया है, किस एक्ट के जरिए जो वो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं द हिंदू के अंदर है, बेसिकली है इलीगल लैंडिंग एप्स ऑन FSDC रडार। FSDC यहाँ पे एक शब्द है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो उसके बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन उसका चेयरमैन होता है, क्लियर, कौन कौन उसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है, कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो मेनली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से वाली न्यूज़, स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से वाली न्यूज़ रेलेवेंट है। तो FSDC की जो ओरिजिन है, उसके जो फंक्शंस है और उसकी जो कॉम्पोजिशन है, इन 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर अपना ध्यान जो है ज़रूर केंद्रित करिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्सनल न्यूज़। अगेन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारे देश के शशि थरूर जी को जो है वो फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो वो दिया गया। हालांकि अवार्ड जो वो 2022 में अनाउंस हुआ था, लेकिन अभी फॉर्मल जो सेरेमनी है अभी उसकी कुछ समय पहले कंडक्ट हुई, जिसके कारण ये फिर से हम लोगों को न्यूज़ में देखने को मिला। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल ऐड हुआ है, इंडियाज GDP गेन 0.9% फ्रॉम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिजिटलाइजेशन जो हमारी हो रही है उसमें GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 0.9% जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो इससे बेसिकली आप लोग थोड़ा सा डाटा जो वो इकट्ठा कर सकते हो, क्लियर, कि कितना वैल्यू जो वो जनरेट किया है बाय DPIs यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आधार, UPI की अगर हम लोग बात करें, क्लियर। उसके साथ साथ 2030 तक ये असेसमेंट है कि शायद 2.9 से 4.2% के बीच में जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो सकता है। तो डिजिटलाइजेशन की जो पॉजिटिव साइड्स हैं वहाँ से उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से आप लोगों को फैक्ट जो है वो आप लोगों के लिए रिलेवेंट है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़, जैसे कि अगेन 3-4 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हिंदुस्तान की यात्रा के ऊपर आए हुए हैं, और अगर वो यहाँ पे आए हैं तो किसी ना किसी तरह की हाईलाइट जो हम लोगों को इंडिया और ग्रीक के रिलेशंस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो वो बेसिकली इकोनॉमिक कॉरिडोर की यहाँ पे बात की गई है। IMEC फिर से हमें न्यूज़ में आता हुआ देखने को मिल रहा है, जब से इजराइल वॉर चला हुआ है वहाँ पे, या उसके बाद उसके ऊपर काम करना बंद हो चुका है। तो यहाँ पे ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यही गुहार लगाई गई कि इसको जो वो फिर से कंटिन्यू किया जाए। तो बेसिकली जो IMEC है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो उस ग्रीक और इंडिया के रिलेशन में भी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इन जनरल भी
हम लोगों के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में जानकारी जो है आप लोगों के पास होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। द ट्रिब्यून के अंदर हम लोगों को ये देखने को मिल रही है, जहाँ पे ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अब हम लोगों को हरोली एरिया में बल्क ड्रग पार्क जो है वो उसकी जो अनाउंसमेंट है वो सरकार के द्वारा की गई थी। तो अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बनेगा तो ज़रूर, लेकिन वो हिमाचल की कंडीशंस के अनुसार बनेगा। तो वहाँ पे जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी, उनके द्वारा भी उसका रिवर्टल दिया गया। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें देख सकते हो, यहाँ से थोड़ी सी आपको जानकारी मिल जाएगी कि इतनी एम्प्लॉयमेंट जो इस बल्क जो ड्रग पार्क है उससे जो है वो जनरेट होगी। और हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में 3 राज्यों में से एक है जहाँ पे बल्क ड्रग पार्क की जो है वो शुरुआत होगी। तो उस तहत ये इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश की, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन जनरल जीडीपी की बात करें। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो द ट्रिब्यून के अंदर एक फिर से एक न्यूज़ आई है, जैसे कि कुछ समय पहले तो वैसे तो काफ़ी साल हो गए इस चीज़ को, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊपर जो वो बाउंड्री डिस्प्यूट है, जहाँ पे वो बेसिकली सरचू और शिंकुला वाला जो एरिया है वहाँ पे लाहौल स्पीति के अंदर उन एरियाज़ में लद्दाख भी उन एरियाज़ को क्लेम करता है, हिमाचल भी उनके एरियाज़ को क्लेम करता है। तो न्यूज़ जो वो बेसिकली उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के एक मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए नहीं आगे आया है, क्योंकि उनकी एक मीटिंग थी जहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली डिसाइड करना था। क्लियर। लेकिन वो ये डिसीजन जो वो नहीं ले पाए हैं। तो आसान भाषा में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन जनरल भी जब हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करते हैं, स्टेट वर्सेस स्टेट, यहाँ पे स्टेट वर्सेस यूनियन टेरिटरी बॉर्डर डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट हर जगह के ऊपर जो वो नॉर्थ ईस्ट में हम चले जाएँ, साउथ में हम चले जाएँ, वहाँ पे भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स अलग अलग जगहों के बीच में है। तो उस संबंध में भी, उस कंटेक्स्ट में भी ये चीज़ जो वो इम्पॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। इसके बाद होटल वाइल्ड फ्लावर फिर से न्यूज़ में आता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे गवर्नमेंट के बीच में और जो उसको रन कर रहे हैं उनके बीच में जो है वो एक डिस्प्यूट चल रहा है, बेसिकली EIHL के बीच में। तो उस डिस्प्यूट के तहत ज़्यादा हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो होटल वाइल्ड फ्लावर है, किसने इसकी कंस्ट्रक्शन की है, कब इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से वाली न्यूज़ जब हम लोगों के लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट जो न्यूज़ है वो है ऑन फाइनेंशियल डेवोल्यूशन अमंग स्टेट्स। अगर पर्सनली आप लोग मेरे से पूछोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको आप लोगों ने पढ़ना है, रीड करना है। ये बेसिकली जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किस आधार के ऊपर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस देता है, उसके साथ साथ जो वो किस तरह से फाइनेंस कमीशन की फॉर्मेशन होती है, किस तरह से वो पैसा एलोकेट करता है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो सदर्न स्टेट्स हैं वो थोड़ा प्रोटेस्ट कर रही हैं कि उनको जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन उनके कारण वो थोड़े से डिसएडवांटेज में है। तो उसी तहत फाइनेंस कमीशन जो है उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा आर्टिकल जो यहाँ पे लिखा गया है, जो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस आर्टिकल को मैं स्ट्रिक्टली कहूँगा, द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको ब्रशअप भी करेगा और उसके साथ साथ उसको थोड़ा सा एनरिच भी करेगा। तो इसी के साथ ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।